दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जेपीएससी पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट 16 को करेंगे, जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। दोस्तों अभी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, हो सके तो घर पे रहें। अगर आपको बाहर जाना हो तो मास्क को जरूर पहने। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल है, नागवंशी राजा दीपनाथ शाह कंपनी सरकार को कितना वार्षिक कर देते थे? नागवंशी राजा दीपनाथ शाह कंपनी सरकार को कितना वार्षिक कर देते थे? दोस्तों नागवंशी राजा दीपनाथ शाह कंपनी सरकार को 12,000 रुपया वार्षिक कर के रूप में देते थे। कितने रुपए? 12,000 रुपये। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि मुंडा समाज में किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जाती है? मुंडा समाज में किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जाती है? दोस्तों अखड़ा को जो है सांस्कृतिक केंद्र की संख्या दी जाती है। दोस्तों मुंडा समाज में अखड़ा को सांस्कृतिक केंद्र की संख्या दी जाती है। दोस्तों अगला सवाल है कि जमीन जायदाद संबंधी विवाद में होता है। जमीन जायदाद संबंधी विवाद में क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों होता है ये कि पहले गांव के महतों द्वारा यानी गांव पंच द्वारा ही निपटाया जाता है। ठीक है, गांव पंच दोनों के कथन को सुनते हैं, दोषी व्यक्ति को सजा देते हैं। दोस्तों पहले व्यक्ति के महतों द्वारा यानी गांव पंच द्वारा ही निपटाया जाता है और फिर गांव पंच दोनों के कथन को सुनते हैं, दोषी व्यक्ति को सजा देते हैं। तो हमारा जवाब हो जाएगा ए एवं बी दोनों ही। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि मुंडा गांव में बाहरी व्यक्ति बसता है तो मुंडा किसे सूचना देता है? मुंडा के गांव में बाहरी व्यक्ति अगर बसता है तो मुंडा किसे सूचना देता है दोस्तों? तो दोस्तों ये उपायुक्त को सूचना देता है। किसे सूचना देता है? मुंडा उपायुक्त को। मुंडा के गाँव में अगर कोई बाहरी व्यक्ति बसता है तो मुंडा उपायुक्त को सूचना देता है। दोस्तों अगला सवाल है कि भूमि विवाद, अवैध संतान विवाह, तलाक, निषेध, यौनाचार, संपत्ति का नुकसान, अंतरजातीय विवाह आदि के मामले किस पंच में निपटाया जाता है? भूमि विवाद, अवैध संतान विवाह, तलाक, निषेध, यौनाचार, संपत्ति का नुकसान, अंतरजातीय विवाह आदि के मामले किस पंच में निपटाया जाता है दोस्तों? तो ये पंचायती स्तर पर निपटाया जाता है। किस स्तर पर? पंचायती स्तर पर निपटाया जाता है। दोस्तों अगला सवाल है कि ग्राम परगना स्तरीय न्याय मामलों को देखने का अधिकार किसके पास होता है? ग्राम परगना स्तरीय न्याय मामलों को देखने का अधिकार किसके पास होता है? दोस्तों परगना राजा के पास होता है। देखने का अधिकार परगना राजा के पास होता है। ग्राम परगना स्तरीय न्याय मामलों को देखने का अधिकार परगना राजा के पास होता है। दोस्तों अगला सवाल है कि लोहरा जनजाति के संदर्भ में आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोहरा जनजाति के संदर्भ में आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सिंहबोंगा और धरती माई इनके प्रमुख देवता है। दोस्तों ये कथन सत्य है कि सिंहबोंगा और धरती माई इनके प्रमुख देवता है। दूसरा कथन कहता है कि इनके परिवार पितृसत्तात्मक होता है। एकल विवाह एवं बहिगोत्रीय विवाह को मान्यता देते हैं। इनके परिवार पितृसत्तात्मक होता है, एकल विवाह एवं बहिगोत्रीय विवाह को मान्यता देते हैं। तो दोस्तों दोनों ही कथन हमारे सत्य है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? 1 एवं 2 कथन सत्य है। दोस्तों अगला सवाल है कि पढ़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में महतो का सहायक क्या कहलाता है? पढ़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में महतो का शासक, महतो का सहायक कौन कहलाता है दोस्तों? तो महतो का सहायक कहलाता है कहतो या खतो। क्या कहलाता है? कहतो या खतो कहलाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि सदान शब्द का अनुमानता अर्थ क्या लगाया जाता है? सदान शब्द का अनुमानता अर्थ क्या लगाया जाता है दोस्तों? पहला कि घोड़े पर सवारी करने वाले ये लोग होते हैं। दूसरा ये ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं। तीसरा ये खेती बाड़ी करने वाले लोग भी होते हैं। तो दोस्तों उपयुक्त सभी कथन ही सही है। सदान शब्द का अनुमानता अर्थ यही लगाया जाता है कि वो घोड़े पर सवारी भी करते हैं, ऊंचे वर्ग के लोग हैं वे, और खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति के लोक न्याय उपलब्ध करने के लिए किस वर्ष विल्किंसन रूल्स बनाया गया था? दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति के लोक न्याय उपलब्ध करने के लिए किस वर्ष
विल्किंसन रूल बनाया गया था दोस्तों? तो किस वर्ष विल्किंसन रूल बनाया गया था? 1837 में। कब बनाया गया था? 1837 में बनाया गया था। पश्चिम सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र में हो जनजातियों के लोक न्याय उपलब्ध कराने के लिए किस वर्ष विल्किंसन रूल बनाया गया था? तो दोस्तों 1837 में। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान कब कंपनी सरकार ने छोटा नागपुर में मार्शल लॉ लागू किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान कब कंपनी सरकार ने छोटा नागपुर में मार्शल लॉ लागू किया गया था दोस्तों? तो मार्शल लॉ लागू हुआ था 18 अगस्त 1857 को। कब लागू हुआ था? 18 अगस्त 1857 को। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि बंगाल के क्रांतिकारी झारखंड के किस स्थान में आकर जाते थे और क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे? दोस्तों बंगाल के क्रांतिकारी झारखंड के किस स्थान पर आते थे और क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। रांची में भी और गिरिडीह में भी और सिंहभूम में भी। दोस्तों अगला सवाल है कि झारखंड की राजधानी में रांची झील के मध्य किसका प्रतिमा बनाए जाने का प्रस्ताव है? झारखंड की राजधानी में रांची झील के मध्य किसकी प्रतिमा बनाए जाने का प्रस्ताव है दोस्तों? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद का प्रतिमा बनाए जाने का प्रस्ताव है। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि 1912 में जर्मन मिशन के ईसाई जनजातियों द्वारा एक करदरा की मांग उठाने से कौन सशंकित हुआ था? तो दोस्तों कौन सशंकित हुआ था? अंग्रेज और सदान। हमारा जवाब क्या हो जाएगा? अंग्रेज और सदान, ए एवं बी दोनों ही। चलते अगले सवाल की ओर। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी दोस्तों? तो जैक की स्थापना की गई थी 1995 में। कब? 1995 में। अगला सवाल है कि ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी? ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी दोस्तों? तो 1767 ईस्वी ढाल विद्रोह की अवधि थी। अगला सवाल है भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध चेरों ने किस वर्ष विद्रोह किया था? भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध चेरों ने किस वर्ष विद्रोह किया था दोस्तों? तो इन्होंने 1817 में विद्रोह किया था। कब किया था? 1817 में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि 1820 में बंगाल कानून के तहत पुलिस कचहरी, आवाकारी तथा सामान्य प्रशासन से जुड़ी बाहरी लोगों को आगमन भारी संख्या में हुआ था। 1820 में बंगाल कानून के तहत पुलिस कचहरी, आबकारी तथा सामान्य प्रशासन से जुड़ी बाहरी लोगों का आगमन भारी संख्या में हुआ था। और दूसरा कथन कहता है कि किसी को डायन करार देने पर 3 माह की सजा हो सकती थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों दोनों ही कथन हमारे सही हैं। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे हम डेहरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेहरी। अगला सवाल है खड़िया जनजाति के लोग वन देवता को क्या कहते हैं? खड़िया जनजाति के लोग वन देवता को क्या कहते हैं दोस्तों? तो वन देवता को ये कहते हैं बोरोम। क्या कहते हैं? बोरोम। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है हेरो नामक गीत का गायन हो जनजाति द्वारा किस अवसर पर किया जाता है? हेरो नामक गीत का गायन हो जनजाति द्वारा किस अवसर पर किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों धान की बुवाई के समय किया जाता है। कब किया जाता है? धान की बुवाई के समय गाया जाता है। हेरो नामक गीत का गायन हो जनजाति द्वारा किस अवसर पर गाया जाता है? तो धान की बुआई के समय गाया जाता है हेरो नामक गीत। अगला सवाल है कि विदेशों में कब पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था? विदेशों में कब पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था दोस्तों? 1938 में पहली बार विदेशों में छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि आप निम्नलिखित कथनों को मिलान करें। देखिए पहला हमारा पहला जो पोर्शन है ये लोकनाट्य है और दूसरा है विशेषता। पहला कहता है कि भकुल बंका। क्या कहता है? भकुल बंका। तो दोस्तों भकुल बंका का संबंध है वैवाहिक से, वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन करने से। तो हमारा मिलान चिन्ह यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। सामा चकेवा का संबंध है भाई बहन के प्रेम प्रदर्शन के, और कीर्तनिया का संबंध है कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन के लिए। दोस्तों वकुल बंका का संबंध है वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन के लिए, सामा चकेवा का संबंध है भाई बहन के प्रेम प्रदर्शन के लिए, और कीर्तनिया का संबंध है
कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन करने के लिए। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना में नागड़ा को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। संथाल परगना में नागड़ा को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसे हम टामाक कहते हैं। क्या कहते हैं? टामाक। चलते अगले सवाल की ओर। खद्दी बापरब तथा जाकोर किस एक अन्य पर्व के ही अन्य नाम है। खद्दी बापरब तथा जाकोर किस एक अन्य पर्व के ही अन्य नाम है दोस्तों, तो दोस्तों सरहुल के ही अन्य नाम है खद्दी बापरब तथा जाकोर। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि किस मेले के दौरान झारखंड में शिव के मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जलार्पण किया जाता है। किस मेले के दौरान झारखंड में शिव के मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जलार्पण किया जाता है दोस्तों, तो दोस्तों श्रावणी मेला में। किस मेला में? श्रावणी मेला में। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि सोहराय चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। सोहराय चित्रकला के संबंध में आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों हमारा पहला कथन है कि यह चित्रकला सोहराय नामक पर्व से जुड़ा है, जो कि बिल्कुल सत्य है। फिर कहता है कि इस चित्रकला में कला के देवता प्रजापिता का चित्रण किया जाता है, तो दोस्तों ये भी कथन हमारा सही है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? केवल 1 एवं 2। अगला सवाल है कि झारखंड के किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है। झारखंड के किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है दोस्तों, तो वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है पंच परगनिया में। कहाँ पे? पंच परगनिया में। अगला सवाल है संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हड़प आतो का प्रकाशन किस लिपि में किया गया था दोस्तों किस लिपि में किया गया था? ये जो है रोमन लिपि में किया गया था। किस लिपि में? रोमन लिपि में। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे झारखंड हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है। दोस्तों झारखंड हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक किसे माना जाता है, तो दोस्तों ग्रह का फेर को प्रथम झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है, ग्रह का फेर को। अगला कथन है कि आप निम्नलिखित खिलाड़ियों को संबंधित खेल से मिलान करें। दोस्तों पहला हमारा कहता है कि समुराई टेटे का संबंध किससे है, तो दोस्तों समुराई टेटे का संबंध है हॉकी से। किससे है? हॉकी से है समुराई टेटे का संबंध है दोस्तों। फिर है दीपिका कुमारी, कहता है कि दीपिका कुमारी का संबंध किससे है, तो दोस्तों तीरंदाजी से दीपिका कुमारी का संबंध है। किससे? तीरंदाजी से। अगला है कि दीप सेन गुप्ता का संबंध किससे है, तो दोस्तों दीप सेन गुप्ता का संबंध है शतरंज से। किससे है? शतरंज से। और अगला कथन है कि सौरभ तिवारी का संबंध किससे है, तो दोस्तों सौरभ तिवारी का संबंध है क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक खिलाड़ी का संबंध झारखंड राज्य से नहीं है। कौन ऐसी खिलाड़ी है जिसका संबंध जो है झारखंड राज्य से है ही नहीं, तो दोस्तों किसका संबंध झारखंड राज्य से नहीं है? अरुणिमा सिन्हा का संबंध झारखंड राज्य से नहीं है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड राज्य के किस शहर में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान किसी प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया जाता है। झारखंड राज्य के किस शहर में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान किसी प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया जाता है दोस्तों, नहीं किया गया था दोस्तों। तो कहाँ पे नहीं किया गया था, तो मेदिनीनगर में नहीं किया गया था। झारखंड राज्य के किस शहर में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान किसी प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया था, तो मेदिनीनगर में आयोजन नहीं किया गया था दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपको बताना है कि सत्य है। पहला कहता है कि शताब्दी स्टेडियम रांची में स्थित है। शताब्दी स्टेडियम कहाँ स्थित है? रांची में। दूसरा कहता है कि इंडोर स्टेडियम दुमका में स्थित है। तो दोस्तों दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि इसाक जग्गी का संबंध किस खेल से है। इसाक जग्गी का संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों इसका संबंध है क्रिकेट से। इसाक जग्गी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड राज्य के किस जिले में चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। झारखंड राज्य के किस जिले में चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो दोस्तों हजारीबाग जिले में ही चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड राज्य के किस जिले में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय अवस्थित है। झारखंड राज्य के किस जिले में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय अवस्थित है दोस्तों, तो दोस्तों झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय अवस्थित है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि खूंटी जिले के किस स्थान पर रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी है।
खूंटी जिले के किस स्थान पर रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी है दोस्तों? तो कहाँ पर? जड़दाग में। कहाँ पर? जड़दाग में ही इसकी स्थापना की जानी है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि छोटानागपुर भू अधिग्रहण अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्ष तक धारण करने पर भूयहर को स्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक, ठीक है। छोटानागपुर भू अधिग्रहण अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को 12 वर्ष तक धारण करने पर भूयहर को स्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि देश का वह प्रथम राज्य कौन सा है जहां जल छाजन विषय पर पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है? दोस्तों कौन सा राज्य है वो है झारखंड। कौन सा राज्य है? झारखंड। अगला सवाल है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जोत का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों रैयत द्वारा धारित भूमि को ही हम जोत कहते हैं। क्या कहते हैं? रैयत द्वारा धारित भूमि को हम क्या कहते हैं? जोत। अगला सवाल है दोस्तों कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 41 के तहत निम्नलिखित में से किस आधार पर किसी अधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है? दोस्तों किसी अधिभोगी रैयत को बेदखल किया जाता है तो दोस्तों कैसे? तो दोस्तों पहला, यदि वह तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ 90 दिनों के अंदर पिछले 2 कृषि वर्षों का लगान देने में असमर्थ रहा हो। यदि वह तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ 90 दिनों के अंदर पिछले 2 कृषि वर्षों का लगान देने में असमर्थ रहा हो। अगला, यदि रैयत ने अपनी भूस्वामी के बीच हुए संविदा के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया हो। फिर है, यदि रैयत ने उचित लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया हो। तो दोस्तों उपरोक्त सभी आधारों पर जो है रैयत को, अधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है। अगला सवाल है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। बताना है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है कि छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट 1869 धारा 11 में अभूतपूर्व परिवर्तन संशोधन टेनेंसी एक्ट संशोधित 1903 ईस्वी के द्वारा किया गया है, जो कथन सत्य है। अगला है कि 1876 में छोटानागपुर में इनक वर्ड स्टेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त केवल 1 एवं 2 कथन सत्य है। दोस्तों अगला सवाल है कि पेशा कानून का उद्देश्य निम्न में से किसे सशक्त करना है? पेशा कानून का उद्देश्य निम्न में से किसे सशक्त करना है दोस्तों? तो दोस्तों किसे सशक्त करना है? ग्राम सभा को सशक्त करना है। किसे? ग्राम सभा को। अगला सवाल है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, धारा 18 के तहत कोई रैयत यदि खेत को 12 वर्ष तक धारण करता है तो वैसे खेतों में अधिभोग अधिकार होगा। धारा 18 के तहत कोई रैयत यदि खेत को 12 वर्षों तक धारण करता है तो वैसे खेतों में अधिभोग अधिकार होगा। दूसरा कथन कहता है कि संथाल परगना में शांति एवं सुशासन के लिए यह नियम 8 मई 1872 को लाया गया था। तो दोस्तों इसलिए हमारा दोनों ही कथन सत्य हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि 5वीं अनुसूची को पेशा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का अधिकार निम्न में से किस समुदाय को है? 5वीं अनुसूची को पेशा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का अधिकार निम्न में से किस समुदाय को है दोस्तों? तो दोस्तों केवल आदिवासी समुदाय को है। किसे है? केवल आदिवासी समुदाय को। अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत न्याय पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र रैयत या भूस्वामी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना दे सकता है? दोस्तों संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत न्याय पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र रैयत या भूस्वामी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना देकर दे सकता है दोस्तों? तो दोस्तों धारा 20 के अंतर्गत। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है कि एसपीटी की किस धारा में बंजर भूमि की बंदोबस्ती विनिहित प्रपत्र पट्टे जरिए किया जा सकता है? एसपीटी की किस धारा में बंजर भूमि की बंदोबस्ती विनिहित प्रपत्र पट्टे जरिए किया जा सकता है दोस्तों? तो दोस्तों धारा 28 के तहत। किसके तहत? धारा 28 के तहत। अगला सवाल है कि आप निम्नलिखित कथनों में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला,
संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 के अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया। संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 के अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया। फिर संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन 1937 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं। अगला सवाल है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, 1938 में बिहार में कृषि आयकर कानून बनाया गया। दूसरा, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल 9 अध्याय एवं 72 धाराएं हैं। तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं। अगला सवाल है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ कैसे। राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों? तो चट्टानों के टकराने से ही राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ। अगला सवाल है कि पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है दोस्तों? तो दोस्तों ये बराकर नदी घाटी के निकट अवस्थित है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस जिले में उत्तरी कोयल नदी अपवाह नहीं होता। नदी का अपवाह नहीं होता। निम्न में से किस जिले में उत्तरी कोयल नदी का अपवाह नहीं होता है दोस्तों? तो दोस्तों किस जिले में? चतरा जिले में उत्तरी कोयल नदी का अपवाह नहीं होता है। अगला सवाल है कि राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है। राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है दोस्तों? तो दोस्तों किस जिले में है? ये साहेबगंज तथा पाकुड़ जिले में है। अगला सवाल है कि राज्य में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है। राज्य में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है दोस्तों? तो किस फसल हेतु? कपास के फसल हेतु। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी झारखंड की खरीफ फसल का प्रकार है। निम्न में से कौन सी झारखंड की खरीफ फसल का प्रकार है दोस्तों? तो दोस्तों दोनों ही बदही और अगहनी, ये दोनों ही खरीफ फसल का प्रकार है। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? ए एवं बी। अगला सवाल है कि झारखंड में मुख्यतः कितनी प्रकार की फसलें पैदा होती है। दोस्तों झारखंड में कितनी प्रकार की फसलें पैदा होती है? तो 3 प्रकार की फसलें पैदा होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अगला सवाल है कि दामोदर घाटी परियोजना पर कितने तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। दामोदर घाटी परियोजना पर कितने तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों 3 तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। कितने? 3 तापीय। दामोदर घाटी परियोजना पर 3 तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में देश कुल खनिज संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है। झारखंड राज्य में देश का कुल खनिज संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है दोस्तों? तो 40% उत्पादित किया जाता है। कितना? 40%। दोस्तों अगला सवाल है कि झारखंड का घाटशिला नामक स्थान, झारखंड का घाटशिला नामक स्थान किस खनिज संसाधन हेतु प्रख्यात है, फेमस है? किस खनिज संसाधन हेतु? तो दोस्तों तांबा के लिए ही झारखंड का घाटशिला नामक स्थान खनिज संसाधन हेतु प्रख्यात है। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है। झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों बोकारो स्टील ही झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग है। अगला सवाल है कि झारखंड का निम्न में से कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है। झारखंड का निम्न में से कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों झड़िया धनबाद ही सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है। बाकी बात जमला भी है, जपला पलामू भी है, झिंक पानी भी है और खलारी भी है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि हैदराबाद इंडस्ट्रीज की अवस्थिति झारखंड राज्य के किस जिले में है। हैदराबाद इंडस्ट्रीज की अवस्थिति झारखंड राज्य के किस जिले में है दोस्तों? दोस्तों किस जिले में है? देवगढ़ जिले में है। अगला सवाल है कि झारखंड के स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष में की गई थी।
झारखंड के स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना जो है ये किस वर्ष में की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों ये 1989 में की गई थी। किस वर्ष में? 1989 में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? दोस्तों झारखंड राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है दोस्तों? तो किस क्षेत्र का है? ये राज्य सरकार का है। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड विधानसभा ने किस वर्ष नागरिक अधिकारों का विस्तार देने वाला सेवा अधिकार कानून विधेयक पारित किया था? झारखंड विधानसभा ने किस वर्ष नागरिक अधिकारों का विस्तार देने वाला सेवा अधिकार कानून विधेयक पारित किया था दोस्तों? तो किस वर्ष? 30 अगस्त 2011 को। कब किया था? 30 अगस्त 2011 को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? पहला कहता है कि झारखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने की घोषणा 25 सितंबर 2014 को की गई थी। झारखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने की घोषणा 25 सितंबर 2014 ईस्वी को की गई थी। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सेवा का अधिकार कानून राइट टू सर्विस एक्ट के अनुसार झारखंड में समयबद्ध सेवा अधिकार कानून लागू है। तो दोस्तों दोनों ही कथन हमारे सत्य है। तो जवाब क्या हो जाएगा? केवल 1 एवं 2। दोस्तों अगला सवाल है कि सबसे बड़ा 3,75,662 एकड़ भूमि किस बैंक जिले में बनाया गया है दोस्तों कहता है कि सबसे बड़ा 3,75,662 एकड़ भूमि बैंक किस जिले में बनाया गया है दोस्तों? तो दोस्तों किस जिले में बनाया गया है? तो ये पश्चिम सिंहभूम जिले में बनाया गया है। अगला सवाल है कि आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि झारखंड में उड्डयन और ग्लाइडिंग की सुविधा जमशेदपुर और रांची में पाई जाती है। अगला कथन है कि झारखंड का चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन तथा रांची रेलवे डिवीजन दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा दोनों ही कथन सत्य है। अगला सवाल है कि किसी व्यापार नियोजन एवं अन्य कारणों से झारखंड की भौगोलिक सीमा में विगत कितने वर्षों तक निवास करना आवश्यक है? किसी व्यापार नियोजन एवं अन्य कारणों से झारखंड की भौगोलिक सीमा में विगत कितने वर्षों तक निवास करना आवश्यक है दोस्तों? तो दोस्तों 30 वर्षों तक निवास करना आवश्यक है। अगला सवाल है कि झारखंड में तेजस्विनी योजना का संचालन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है? झारखंड में तेजस्विनी योजना का संचालन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है दोस्तों? तो किसके सहयोग से? विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। अगला सवाल है कि झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट दर रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? झारखंड राज्य ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है दोस्तों? तो कौन सी योजना प्रारंभ की है? मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना ITDP को क्या कहा जाता है? एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना ITDP को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे हम मेसो परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसो परियोजना। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या हमसे कहता है कि झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत योजना राशि में राज्य सरकार की कितने प्रतिशत भागीदारी होती है? झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत योजना राशि में राज्य सरकार की कितने प्रतिशत की भागीदारी होती है दोस्तों? तो कितने प्रतिशत की होती है भागीदारी? 100% की। कितनी? 100% की। अगला सवाल है कि गोकुल ग्राम विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ था? गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों इसका आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 2002 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2002 को। अगला सवाल है कि आप जो है निम्नलिखित कथनों का मिलान करें। आप निम्नलिखित सूची को मिलान करें दोस्तों। पहला कहता है दलमा अभयारण्य। तो दोस्तों दलमा अभयारण्य है कहाँ? ये पूर्वी सिंहभूम में है। दूसरा बेतला नेशनल पार्क। तो दोस्तों बेतला नेशनल पार्क है कहाँ? तो दोस्तों ये है लातेहार में। कहाँ पे? लातेहार में। अगला पलामू अभयारण्य है कहाँ? तो दोस्तों पलामू अभयारण्य कहाँ है? लातेहार में। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको बताना है कि गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको बताना है कि ये कथन जो है गलत है? पहला कहता है कि जुबली पार्क जमशेदपुर में स्थित है। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कहता है कि बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना 1996 में हुई थी। तो दोस्तों ये कथन हमारा गलत है। ये कथन हमारा बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? केवल 2।
और उधवा झील पक्षी विहार तो साहिबगंज जिले में है ही। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं? तो दोस्तों झारखंड राज्य में केवल एक जो है राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया था? झारखंड राज्य में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास जो है यह कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 1882 से 1885 के बीच। 1882 से 1885 के बीच ही किया गया था। अगला सवाल है कि 8 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था। इस परिषद का उपाध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो इसका उपाध्यक्ष कौन था? सूरज मंडल था। कौन था? सूरज मंडल। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने पर मुख्यमंत्री का पदभार कौन ग्रहण करता है दोस्तों? तो दोस्तों कौन ग्रहण करता है? मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। क्या होता है? मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। दोस्तों मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने पर कौन मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करता है? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड सरकार में विभागों की संख्या है कितनी? झारखंड सरकार में विभागों की संख्या कितनी है? तो 30 विभाग है। कितने विभाग है? 30। अगला सवाल है कि झारखंड लोकसेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? झारखंड लोकसेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था दोस्तों? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। अगला सवाल है कि पंचायत राज का सबसे ऊपरी संस्था कौन है? तो दोस्तों पंचायत राज का सबसे ऊपरी संस्था कौन है? तो जिला परिषद। कौन है? जिला परिषद। अगला सवाल है कि किस वर्ष झारखंड राजगंगा नदी प्राधिकरण गठित की गई है? किस वर्ष झारखंड राजगंगा नदी प्राधिकरण गठित की गई है? तो दोस्तों किस वर्ष? तो ये 2009 वर्ष में गठित की गई। 2009 में ही झारखंड राजगंगा नदी प्राधिकरण गठित की गई है। अगला सवाल है दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला क्या कहता है कि करंज की लकड़ी से अधिक उपयोगी इसका बीज होता है जिससे तेल प्राप्त होता है। ठीक है। और नेक्स्ट कथन क्या कहता है कि जामुन का फल बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसके बीजों की दवा बनती है। तो दोस्तों दोनों ही कथन हमारे क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। अगला सवाल है कि जल संसाधन के उचित प्रबंधन के लिए झारखंड राज्य जल नीति कब से लागू है? तो दोस्तों कब से लागू है? 2011 से ही लागू है। अगला सवाल है कि पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 में किसके विकास पर बल देने की बात कही गई है? पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 में किसके विकास पर बल देने की बात की गई है? दोस्तों वृक्षारोपण में भी, पर्यटन गाइड में भी और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण शिक्षा पर। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड के किस जिले में खुले वन 1871 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है? झारखंड के किस जिले में खुले वन 1871 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है दोस्तों? तो दोस्तों खुले वन है पश्चिम सिंहभूम में। अगला सवाल है कि झारखंड में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खुले वन है? कितने प्रतिशत क्षेत्र पे झारखंड में खुले वन है? तो दोस्तों 14.8% क्षेत्रफल में। अगला सवाल है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है दोस्तों? तो दोस्तों कौन करता है? इन दोनों में से कोई भी एक, जिला दंडाधिकारी भी और जिला समर्था, दोनों में से कोई भी एक करता है। अगला सवाल है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन SDMA की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है दोस्तों? तो धारा 14 का 1। कौन करता है? धारा 14 का 1। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है दोस्तों पहला कहता है कि रुड़की स्थित केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान द्वारा भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए जानकारी विकसित की गई है। फिर कहता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2016 से लागू की गई। तो दोस्तों दोनों ही कथन हमारे क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। दोस्तों अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से आपको मिलान करना है और बताना है कि कौन सा मिलान गलत है। दोस्तों
तो कौन सा मिलान गलत है? दोस्तों ऑपरेशन नई दिशा महिला सशक्तिकरण मिलान जो है ये गलत है। ठीक है, ऑपरेशन नई दिशा का संबंध जो है महिला सशक्तिकरण से नहीं है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन करने तथा ड्रॉप आउट कम करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई साइकिल वितरण योजना के तहत राज्य के छात्र छात्राओं को साइकिल खरीदने हेतु कितनी राशि दी जाती है दोस्तों? तो दोस्तों कितनी राशि दी जाती है साइकिल खरीदने हेतु? तो 3500 रुपये दी जाती है। कितने रुपए? 3500 रुपये दी जाती है। अगला सवाल है कि रांची में ब्राउन फील्ड स्किल सेंटर की स्थापना किसके सहयोग से की जा रही है? दोस्तों रांची में ब्राउन फील्ड स्किल सेंटर की स्थापना किसके सहयोग से की जा रही है दोस्तों? तो ITE सिंगापुर की सहायता से। किसके सहायता से? ITE सिंगापुर की सहायता से। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राज्य के कितने अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं दोस्तों? दोस्तों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राज्य के कितने अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं दोस्तों? तो दोस्तों 569 अस्पताल जो है ये सूचीबद्ध किए गए हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि झारखंड में अटल स्मृति वेंडर मार्केट का निर्माण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों झारखंड में अटल स्मृति वेंडर मार्केट का निर्माण जो है ये रांची में किया गया है। कहाँ पर? रांची में किया गया है दोस्तों। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है कि आप निम्नलिखित योजना को देखें और बताएं कि कौन सा मिलान गलत है। पहला योजना है और फिर है उसका प्रारंभ वर्ष है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा मिलान गलत है। तो मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना जो है ये 2009 में बता रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि आप निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि बाबा वैद्य धाम प्राधिकार का गठन किया गया है। दूसरा, देवघर में क्यू कॉम्प्लेक्स फेस 1 का निर्माण पूरा हो चुका है। राजरप्पा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों सारे ही कथन सत्य हैं।